गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शशिबाला तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज सिवान। आज हम लोग सिंध पर अरब आक्रमण के क्या परिणाम हुए इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले सिंध पर अरब आक्रमण के समय इंडिया का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था इसकी चर्चा कर चुके हैं। अरब आक्रमण के कारणों को देख चुके हैं। आज हम लोग इसके परिणाम को देखेंगे। तो आइए हम लोग आज अरब आक्रमण के परिणाम को देखें। 712 ईस्वी में न किसी बड़े राज्य की स्थापना हुई और न ही किसी बड़ी शक्ति का विघटन। फिर भी इसे भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष अरब के लोग अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध में आए और देवल के बंदरगाह पर अधिकार कर और उन्होंने चच वंश का अंत किया। ऐसे तो 636 ईस्वी से ही यह काम शुरू किया गया था और भारत के तटीय एवं सीमांत प्रदेशों पर लूट खसोट वो लोग करने लगे थे। फिर भी उसका कोई खास असर भारतीय इतिहास पर नहीं हुआ। लेकिन 712 में भारत के एक छोटे कोने में अरबों ने अपने पैर जमाए। उस समय वे भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक छोटे से धब्बे के रूप में प्रकट हुए। जिस मुस्लिम प्रभुत्व की शुरुआत सिंध में हुई उसे देशव्यापी विस्तार में 600 वर्ष लग गए। सिंध में वे चाहे व्यापारियों के रूप में आए हो या विजेताओं के रूप में, अपने आगमन के बाद वे शीघ्र ही भारतीय राजनीति के एक प्रमुख अंग बन गए। अनेक स्थानों में उन्होंने उपनिवेश बसाए और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर उन लोगों ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। जब वे व्यापारी के रूप में आते थे और जब वे शासक हुए तब दोनों में काफ़ी अंतर था। प्रारंभ में उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। राष्ट्रकूटों के साथ उनका संबंध बहुत ही अच्छा था, लेकिन युद्ध जनित अत्याचार, आर्थिक शोषण तथा यदाकदा उबल पड़ने वाली धार्मिक कट्टरता के कारण इस मेलजोल के भाव को गहरा आघात पहुंचा। महमूद गजनवी के समय यह छोटा सा धब्बा काले बादलों के रूप में घनीभूत हो गया। उसके 170 साल के बाद मोहम्मद गोरी भारत आया। उसकी सफलता के बाद भी दक्षिण भारत एक शताब्दी तक अछूता रहा। यद्यपि मुसलमान भारत में काफ़ी अंतराल देकर आए, फिर भी भारत में उनके प्रभुत्व के प्रसार की नींव 712 में ही पड़ी। उनके शासन का स्वरूप सैनिक था। राजनीतिक दृष्टिकोण से यह आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसको हम लोग महत्वपूर्ण मान सकते हैं। अरबों के आक्रमण का भारतीय इतिहास पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ अरब शासन स्थापित नहीं हो सका। वे लोग हिंदू प्रजा को संतुष्ट नहीं कर सके। जब उनका जोश ठंडा पड़ा और वे स्वयं इस देश में बस गए, तब उनके आपसी घरेलू झगड़े भी शुरू हो गए और उनके अमीर और सरदार स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। उस समय कुछ ऐसे शक्तिशाली राज्य थे जिनके कारण वे आगे भी नहीं बढ़ सकते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद कोई योग्य शासक भी नहीं हुआ और खिलाफत स्वयं अपने झगड़े में फंस गई थी। खिलाफत की निर्बलता से सिंध पर अरबों का नियंत्रण ढीला पड़ गया। उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत दिनों तक सिंधु तथा मुल्तान तक सीमित रहा। सर बुलजले हेग के अनुसार यह घटना भारत के इतिहास में एक कथा मात्र थी और इस विशाल देश के बहुत छोटे भाग पर इसका प्रभाव पड़ा। लेनपुल महोदय का कहना है कि सिंध पर अरबों की विजय भारत का इस्लाम के इतिहास में कथा मात्र थी। यह एक ऐसी विजय थी जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कर्नल टॉड के अनुसार इस विजय का भारत पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसके द्वारा
संपूर्ण भारत में हलचल का वातावरण पैदा हो गया। अरबों ने प्रारंभ में सहिष्णुता के व्यवहार किया, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चला। अरब सैनिक अलग अलग कबीलों के थे और उनके अपने अपने स्वार्थ उठ खड़े हुए और वे आपस में ही लड़ने लगे। टॉड का यह मत मान्य नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अरबों का विशेष विस्तार तत्काल उस आक्रमण के फलस्वरूप नहीं हुआ था। भारत में सारे कार्य पूर्ववत ही चलते रहे, बड़े बड़े साम्राज्य बनते रहे। देश में मुसलमानी आधिपत्य की स्थापना का किसी को भान भी नहीं हुआ। भारतीयों ने सिंध से अरबों को बाहर करने का कोई संगठित प्रयास भी नहीं किया। वे लोग इसे एक प्रादेशिक घटना मानते रहे और इसके प्रति पूर्णतः उदासीन रहे। अरब लोग भारत में साम्राज्य की स्थापना में सफल नहीं हो सके। भारतीय सभ्यता पर इस आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कासिम के बाद योग्य सैनिक नेतृत्व के अभाव में अरबों की भारत विजय का काम रुक गया। सिंध को आधार बनाकर शेष भारत पर विजय प्राप्त करना उनके लिए कठिन था। खलीफा भी उदासीन हो गया था और सिंध में उसकी रुचि भी घटती जा रही थी। इसका कारण यह था कि इससे अरबों को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो रहा था। यहाँ बसे हुए अरब लोग अपने मूल प्रदेश से दूर हटते जा रहे थे। वे शासन व्यवस्था और संगठित नियमानुकूल जीवन से भी अनभिज्ञ थे। दृढ़ शासन व्यवस्था के अभाव में वे अपनी सत्ता कायम करने में असमर्थ थे। शासन में उन्होंने यहाँ के लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। विजय के साथ साथ संगठन का कार्य करना चाहिए था उन्हें, जो उन्होंने नहीं किया। उस युग में यातायात के अभाव में बगदाद से उन स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण रखा भी नहीं जा सकता था। धार्मिक उत्साह घटने के बाद अरबों ने विलासिता का जीवन शुरू किया और उनका नैतिक पतन होना भी शुरू हो गया। मध्य एशिया में तुर्कों के उत्थान से अरब के बाद के शासक अवनति की ओर अग्रसर हुए। शासन की समस्त सत्ता पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया और इसका प्रभाव सिंध पर भी पड़ा, क्योंकि अरब शासक तब अपनी स्थिति सुदृढ़ करने लगे और उन्होंने अपने को मजबूत करना भी शुरू कर दिया। अब अरबों का सारा समय इसी में लग गया और वे किसी प्रकार तुर्कों की शक्ति से अपने को सुरक्षित रखने के प्रयत्न में तल्लीन हो गए। इन कारणों से सिंध की ओर उन्होंने तनिक भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अब इसके लिए समय ही नहीं था। इन सब बातों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सिंध विजय का भारत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और न ही अरब मुसलमानों का राज्य ही भारत में अस्थायी रूप से स्थापित हो सका। अरबों की सिंध विजय प्रभावहीन रही। भारत का जीवन पहले के समान बना रहा। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अरब और भारतीय दोनों ही संस्कृतियां एक दूसरे के करीब आईं और एक दूसरे को प्रभावित भी की, और हम यह कह सकते हैं कि अरब संस्कृति और साहित्य भारतीय संस्कृति से अधिक प्रभावित हुआ। जैसे हैवेल के अनुसार इस्लाम की युवा अवस्था में भारत ही उसका गुरु था, जिसने उसे अनेक विद्याएं सिखाई और उसके साहित्य और कला को एक विशेष रूप दिया। मेडिसिन, फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि की शिक्षा अरबों ने भारतीयों से ली। ज्ञानार्जन में धर्म बिल्कुल बाधा नहीं बना। हारून अल रशीद के समय सैकड़ों विद्वान भारत की विद्याएं और कलाएं सीखने के लिए यहाँ भेजे गए। मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी और स्पिरिचुअल नॉलेज इत्यादि अनेक विद्याएं उन्होंने यहाँ आकर सीखीं। हजारों संस्कृत विद्याओं और पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ। भारत से विद्वानों को बुलाकर अनुवाद का एक स्वतंत्र विभाग अरब में स्थापित किया गया। अरबों के माध्यम से भारत की यह विद्या यूरोप पहुंची
और रोम इत्यादि की सभ्यताओं पर भी उसका प्रभाव पड़ा। ईरान और भारत की सभ्यताओं ने अरबों को प्रभावित किया और उनकी क्रूर तथा संहारक प्रकृति समाप्त होने लगी। भारतीय साहित्य का अनुवाद भी अरबी भाषा में हुआ और उसके फलस्वरूप कथा साहित्य का भी वहाँ विकास हुआ। खंड खांड्यक और ब्रह्म सिद्धांत जैसे कठिन ग्रंथों का अरबी अनुवाद अलफजारी ने किया। लेन पूल के अनुसार अरबों ने भारतीय संपर्क से सांस्कृतिक लाभ उठाया। भारतीय संगीतज्ञ, चित्रकार, कलाकार और कारीगरों को बगदाद ले जाया गया। पंचतंत्र का भी अनुवाद हुआ और अरब के दरबार में भारतीय डॉक्टर, चिकित्सक की नियुक्ति हुई। हारून अल रशीद के समय हिंदू संस्कृति के प्रवाह से बगदाद का दरबार अपलावित हो उठा था। हारून अल रशीद भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाता था और वहाँ के अरब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भारत भेजता था। सूफी मत पर यहाँ के बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। प्रोफेसर निकोलसन का कहना है कि वल्ख का राजा इब्राहिम इब्न अधम का एक दिन ही अचानक सूफी बन जाना बुद्ध की कथा पर आधारित लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सिंध विजय भारतीय इतिहास और इस्लाम के लिए महत्वहीन रही। सिंध पर विजय उन विभिन्न इस्लामी जातियों द्वारा प्राप्त की गई जिन्हें राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना असंभव था, और यही कारण था कि जब धार्मिक उत्साह कम हुआ तब वे अलग अलग अपनी अपनी राग अलापने लगे। चारों ओर से शक्तिशाली राज्यों से घिरे होने के कारण वे सिंध में शक्तिशाली राज्य की स्थापना में असमर्थ थे। अरबों ने भारत में अपनी कोई विरासत भी नहीं छोड़ी। यहाँ के कला, साहित्य, दर्शन और चिंतन के क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें एकेश्वरवाद का घमंड था, परंतु यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारत भी इस सिद्धांत से परिचित है। राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर उनका कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, बल्कि वे ही भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए। अबू मासर नामक एक विद्वान बनारस में ज्योतिष पढ़ने के लिए आया, अतः अरब आक्रमण का कोई व्यापक प्रभाव भारतीय इतिहास पर नहीं पड़ा। अरबों ने भारतीय संस्कृति को अन्य देशों में फैलाया। शासन, गायन, चित्रकारी, रसायन, कला, विज्ञान आदि को भारत से बाहर ले गए और विदेशों में फैलाए। ग्रीस एवं भारत से गणित की शिक्षा लेकर वे इसे यूरोप ले गए। अरबों ने भारत के जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया और स्वयं भी इससे प्रभावित हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अरब एक झंझावात की तरह आए और चले गए, और उनके जाने के बाद भारतीय इतिहास संभल गया। भारतीय इतिहास पर कोई राजनीतिक रूप से गहरा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अरब और भारतीय एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे से प्रभावित भी हुए। ओके, थैंक्स।